अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी बंद गली का दूसरा और आखिरी हिस्सा। तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता से चच्चा के करीब आने लगा और चच्चा इसे देखते हुए अपने कदम वापस पीछे लेने लगे। फिर अचानक चच्चा को एक खौफनाक सी चीख की आवाज़ सुनाई दी और वो साया तेज़ी से चच्चा की तरफ बढ़ने लगा। तो चच्चा जल्दी से दौड़कर इसके घर की दीवार पर चढ़े तो किसी ने चच्चा को पीछे से ज़ोर से धक्का मारा और चच्चा बाहर गली में गिर गए और बहुत मुश्किल से एक पाँव से लंगड़ाते हुए वहां से भागकर बहुत ही मुश्किल से इस बंद गली की दीवार पर चढ़े और वहां से बाहर अपनी गली में आए और उन्होंने शोर मचा दिया। तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने जज्जी चच्चा की मदद करके इन्हें घर तक पहुंचाया था। इस वक्त चच्चा ने लोगों को वो सब बताया तो कुछ लोग वहां जाकर वापस गए और बोले वहां तो कोई भी नहीं था। चच्चा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ एक औरत थी, लेकिन किसी ने भी जज्जी चच्चा की बात पर गौर नहीं किया और इन्होंने चच्चा से कहा कि ये आपका वहम है, इस बंद गली में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जबकि चच्चा ने बताया कि मेरी लालटेन भी इस रात गायब हो गई थी और इस रात चच्चा को तेज़ बुखार भी हो गया था। माजिद की ये बात सुनकर मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतने में शाहिद ने कहा, और इस दिन के बाद माजिद भाई भी इस गली में जाने से डरने लगे। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? ये कहते हुए शाहिद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये देखकर माजिद ने नाम में सर हिलाते इसकी तरफ देखने लगा। फिर शाहिद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, वैसे दोस्तों, जो भी माजिद भाई ने कहा है वो सब सच है, लेकिन ऐसा सच जो कि सिर्फ भाई और चच्चा ही जानते हैं। इसलिए तो मेरे अब्बू ने भी इनकी बात पर गौर नहीं किया था, क्योंकि भाई के मुताबिक इन्होंने भी इस गली में तकरीबन 15 फुट लंबी अजीब सी औरत देखी थी, जो कि 8 फुट की दीवार को ऐसे फैलांग कर एक घर में जा रही थी जैसे इसका एक पाँव घर के अंदर और दूसरा बाहर गली में ही था। और भाई के मुताबिक इसके पाँव की एड़ियाँ आगे की तरफ थीं और इसे देखकर इस दिन भाई भी बीमार हो गया था। क्यों, ऐसा ही है ना भाई? ये कहते हुए शाहिद मुस्कुराकर माजिद की तरफ देखने लगा तो माजिद ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच है और मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था। फिर इस पर कोई यकीन करे या ना करे, मुझे किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही मैंने माजिद भाई से कहा, तो भाई फिर वो पागल लड़की कौन है जो हमें कुछ देर पहले दिखाई दी थी? माजिद ने कहा, पहली बात तो ये है कि वो लड़की नहीं, औरत है, और दूसरी बात ये है कि वो कोई पागल नहीं बल्कि शैतानी बदरू है, वरना वो दरख्तों पर क्यों सोती है? और अक्सर मैंने इसे दरख्त पर बैठकर पेशाब करते हुए देखा है। ऐसा काम तो कोई शैतानी चीज़ ही कर सकती है, वरना इंसान तो ऐसा नहीं करते। अभी माजिद ये बात कर ही रहा था कि शाहिद ने इकताते हुए कहा, अच्छा भाई, अब जाने भी दो इस बात को। आप क्या इन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो हमने इस गली में मैच भी खेलना है और अगर ये डर गए तो फिर इस गली में नहीं जाएंगे। ये सुनते ही माजिद ने कहा, देखो, तुम लोग वहाँ पहले भी खेलते हो, तब भी मैं तुम्हें मना करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। अगर किसी दिन तुम्हारा इस चीज़ से सामना हो गया ना, तो फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें वहाँ खेलने से क्यों रोकता था। ये कहते हुए माजिद छत से नीचे चला गया। इसी वक्त शाहिद ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, अगर इस चीज़ से कभी हमारा सामना हो भी गया तो वो चीज़ खुद ही पछताएगी। ये कहते हुए शाहिद हंसने लगा तो मैंने शाहिद से कहा, यार, वो तेरे बड़े भाई हैं, तुम इनसे ऐसे बात क्यों करते हो, जबकि वो तुम्हारे भले की बात ही कर रहे थे। शाहिद ने कहा, यार, वो बात तो ठीक है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों इस गली से डरता रहता है, जबकि हम सारा दिन इस गली में खेलते रहते हैं।
क्योंकि ना तो कोई यहाँ आता जाता है और ना ही किसी किस्म की ट्रैफिक होती है, और यहाँ ये भी डर नहीं होता कि किसी की खिड़की या शीशा या फिर किसी का बल्ब टूट जाएगा। इसलिए ये गली क्रिकेट के लिए हर लिहाज से बेहतर है। ऊपर से और दीमी, तुम भी बहुत बार हमारे साथ यहाँ खेल चुके हो, तुम्हें कभी डर लगा है यहाँ से? ये सुनकर मैंने ना में सर हिलाया तो इतने में बिलाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार मुझे भी ये गली बहुत अच्छी लगी है, बहुत पुरसुकून है, वरना बाकी गलियों में तो क्रिकेट कम और शिकायतें ज़्यादा होती हैं। हर मिनट में कोई ना कोई गुजर कर हमारी क्रिकेट को डिस्टर्ब कर देता है। यह सुनकर शाहद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, तो क्या ख्याल है फिर खेलने चलें? मैंने कहा, हाँ चलो, वैसे भी यहाँ छत पर बैठे बैठे बोर ही हो रहे हैं। इसके बाद शाहद ने अपने मोहल्ले से 3 और दोस्तों को बुला लिया जो कि काफ़ी मस्खरे से लग रहे थे और इनके नाम भी इनकी तरह ही थे। इनमें एक का नाम नोमी, दूसरा मिट्ठू और एक बॉबी था, और वो तीनों भी हमारी तरह ही क्रिकेट के जुनूनी थे। फिर हम सब इस गली में क्रिकेट खेलने लगे। इस दौरान बार बार हमारी बॉल किसी न किसी खाली घर में जाती रहती और हम इसे ढूंढ कर ले आते। हम ऐसे ही खेलते हुए एंजॉय कर रहे थे कि इस दौरान अचानक एक बड़ी सी पतंग कहीं से कट कर आई और वो इस झूले वाले घर में एक दरख्त पर जाकर अटक गई, और इसे देखते ही हम सभी दोस्त भागकर इस घर में घुस गए और पतंग को इस दरख्त से उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से अटकी हुई थी। तो इतने में बॉबी ने कहा, दोस्तों तुम लोग मुझे पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाओ तो मैं इस दरख्त पर आसानी से चढ़ सकता हूँ। ये सुनते ही शाहद ने कहा, अरे बॉबी ध्यान से, कहीं पतंग के चक्कर में हाथ पैर ना तड़वा लेना। बॉबी ने कहा, अरे टेंशन मत लो, बस तुम मुझे थोड़ा सा ऊपर उठाओ। ये कहते हुए बॉबी दरख्त के तने के साथ खड़ा हो गया, तो हम सब ने इसे पकड़कर ऊपर की तरफ किया तो इसने दरख्त की एक टहनी को पकड़ लिया और इसकी मदद से वो दरख्त पर चढ़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता से शाखों पर पांव रखता हुआ पतंग की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान बिलाल ने झूले की तरफ देखा तो इसने मुझसे कहा, यार तुम लोग बॉबी को देखो, तब तक मैं ज़रा झूला झूल लूँ। ये कहते हुए वो झूले में बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता से झूला झूलने लगा। इस दौरान हम बाकी दोस्त बॉबी को देख रहे थे और मिट्ठू एक कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक हमें एक खौफनाक सी आवाज़ सुनाई दी, तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो इतने में ऊपर से बॉबी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ये कैसी आवाज़ थी, मैं तो डर ही गया था। यह सुनकर मिट्ठू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इतने में शाहिद ने कहा, अरे मिट्ठू, ये आवाज़ तूने निकाली थी ना? मिट्ठू ने कहा, नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं ऐसी आवाज़ निकालूंगा। तो इतने में बिलाल भी मिट्ठू की तरफ देखकर हंसने लगा और बोला, मिट्ठू, मैंने तुम्हें आवाज़ निकालते हुए देख लिया था। ये सुनकर मिट्ठू फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा, हाँ यार, मैंने ही निकाली थी, लेकिन ज़रा ऊपर तो देखो, बॉबी साहब का एक रंग आ रहा है और एक जा रहा है। ये कहने के बाद मिट्ठू ने बॉबी की तरफ देखते हुए कहा, अरे कहीं ऊपर ही तेरी पैंट गीली ना हो जाए, ज़रा ध्यान से भाई। ये सुनते ही बॉबी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओ कमीने, तेरी इस हरकत की वजह से मैं ऊपर से गिरने वाला था। देख, अब भी मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, ज़रा मुझे नीचे आने दे, फिर तुझे मैं बताता हूँ पैंट किसकी गीली होती है। ज़रा मैं पतंग उतार लूँ एक बार। बॉबी की ये बात सुनकर हम सब भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इतने में बॉबी ने मिट्ठू की तरफ देखते हुए कहा, यार अब ड्रामा ना कर, मुझे पतंग उतारने दे। ये कहते हुए बॉबी फिर पतंग के करीब जाने लगा। अभी वो पतंग पकड़ने ही वाला था कि फिर से एक खौफनाक सी चीख की आवाज़ सुनाई दी। तो सभी दोस्त मिट्ठू की तरफ देखने लगे, लेकिन मिट्ठू इस बात से अनजान होकर इधर उधर देख रहा था। इतने में बॉबी ने गुस्से से मिट्ठू की तरफ देखते हुए बोला, अब अपना मुंह बंद कर ले, वरना मैं नीचे आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनते ही मिट्ठू हैरत अंगेज नज़रों से हमारी तरफ देखते हुए बोला, यार तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा यकीन करो, इस बार मैंने नहीं किया, देखो मैं तुम्हारे पास ही तो खड़ा हूँ। मिट्ठू की ये बात सुनकर हम सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे।
لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر مٹھو نے یہ نہیں کیا تو پھر کس کی آواز تھی۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اچانک بلال کا جھولا تیز تیز ہلنے لگا، جیسے کہ کوئی بلال کو تیزی سے جھولا جھلا رہا ہو، جبکہ بلال گھبراتا ہوا اپنے آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہم بلال کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک بوبی چیخنے لگا اور ڈرے ہوئے انداز میں جلدی سے درخت کے نیچے اترنے لگا، تو اچانک اس کا پاؤں شاخ سے پھسل گیا اور وہ باقی شاخوں سے الجھتا ہوا نیچے آ کر گرا اور درد سے چلانے لگا۔ ہم نے جلدی سے اسے اٹھایا تو وہ بری طرح کانپتا ہوا درخت کے اوپر دیکھ رہا تھا۔ پھر بوبی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے درخت کے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ وہاں اوپر کوئی ڈراؤنی سی عورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوبی آہستہ آہستہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ سنتے ہی ہم سب دوست اس کے اشارے کی جگہ پر دیکھنے لگے، لیکن ہمیں وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ہم نے واپس بوبی کی طرف دیکھا تو اس وقت بوبی کے چہرے، گردن اور بازوؤں پر بہت سی خراشیں لگی ہوئی تھیں جن سے خون بہنے لگا تھا، لیکن شاید خوش قسمتی سے اس کی ہڈیاں فریکچر ہونے سے بچ گئی تھیں۔ اتنے میں شاہد نے بوبی سے کہا، کون ہے وہاں؟ لیکن بوبی مسلسل ڈرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹتا ہوا کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی ڈراؤنی سی عورت ہے، وہ ساتھ والے درخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی بوبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک پھر سے خوفناک سی چیخ سنائی دی۔ اسی دوران بلال نے چیختے ہوئے کہا، یار کوئی اس جھولے کو روکو، یہ رک نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی ہم نے بلال کی طرف دیکھا تو وہ گھبراہٹ میں ہماری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت بلال کا جھولا بہت تیزی سے ہل رہا تھا، جس کی وجہ سے بلال اس جھولے سے اتر نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے نومین اور میں جلدی سے بلال کی طرف بڑھنے لگے تو اچانک ہمیں بلال کے پیچھے بہت ہی خوفناک چہرے والی عورت دکھائی دی، جو کہ بلال کے جھولے کو زور زور سے دھکا دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت ہی بڑا اور پوری طرح سے کالا تھا اور اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں سیاہ پتلیاں ہی نہیں تھیں، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری کی پوری سفید لگ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ہمیں ایک دم جھٹکا سا لگا اور ہم ڈرتے ہوئے اس جگہ رک گئے اور فوراً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاتھوں پیروں سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ عجیب طریقے سے گراتی ہوئی بلال کو زور زور سے جھولا جھلا رہی تھی کہ اچانک بلال نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو بلال نے ڈر کر چلتے ہوئے جھولے سے چھلانگ لگا دی، لیکن جھولا اس وقت بہت اونچا تھا تو بلال بہت بری طرح سے زمین پر آ گرا، جس کی وجہ سے اس کا سر زمین پر پڑے ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور اس کا سر پھٹ گیا اور اس کے سر سے بہت خون بہنے لگا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے مٹھو اور شاہد نے جلدی سے بلال کو اٹھایا۔ پھر شاہد نے جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر اسے بلال کے سر پر باندھ دی۔ اسی وقت وہ خوفناک عورت کہیں غائب ہو گئی۔ اس دوران میں اور نومی دوڑ کر شاہد کے پاس جا کر بلال کو دیکھنے لگے تو اتنے میں درختوں کے پتوں میں عجیب سی ہلچل سنائی دی، جس کی وجہ سے درختوں کی شاخیں تیزی سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے بوبی نے کہا، وہ آ رہی ہے، بھاگو یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر بھاگ گیا تو ہم سب بھی بلال کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگے اور جیسے ہی بھاگ کر وہاں سے نکلنے لگے تو مجھے اپنے پیچھے دھمک کی آواز سنائی دی، تو میں نے بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا تو وہی خوفناک عورت زمین پر گرا بلال کا خون اپنی لمبی سی زبان سے چاٹ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل دہل گیا اور میں تیزی سے دوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل گیا اور باہر جاتے ہی نومی نے کہا، یار وہ عورت کہاں سے آئی تھی، کتنی ڈراؤنی شکل تھی اس کی، مجھے تو اب بھی خوف آ رہا ہے۔ شاہد نے کانپتے ہوئے کہا، یار مجھے تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ ہم نے اتنی بھیانک چیز دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے شاہد کے دانت بج رہے تھے کیونکہ بنا شرٹ کے اس کو شدید سردی لگ رہی تھی، لیکن وہ پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور خوف کی لہر اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔
इतने में मिट्ठू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुझे भी डर लगा ना? लेकिन इस वक्त मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोल भी सकूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरी जुबान ही बंद कर दी हो। इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया और तेज़ तेज़ अपने दोस्तों से आगे चलने लगा। अभी हम इस गली से निकलने ही वाले थे कि हमारी नज़र बॉबी पर पड़ी, जो कि माजिद भाई को साथ लेकर हमारी तरफ आ रहा था। इन्हें सामने देखकर हमें सुकून हो गया और माजिद भाई ने पास आकर पूछा, तुम सब ठीक तो हो? शाहद, तुम्हारी शर्ट कहाँ है? ये कहते हुए माजिद ने बिलाल की तरफ देखा तो कहने लगा, अरे क्या हुआ शाहद ने कहा, भाई इसका सर फट गया है। ये सुनते ही माजिद ने बॉबी की तरफ देखा और फिर वापस शाहद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? बॉबी भी बुरी तरह जख्मी है और बिलाल का भी सर फटा हुआ है। शाहद ने कहा, भाई बॉबी ने आपको नहीं बताया? माजिद ने कहा, नहीं, ये तो बुरी तरह से घबराया हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम सब लोग मुश्किल में हो, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ आया हूँ। शाहद ने कहा, भाई बात थोड़ी अजीब सी है। ये सुनते ही माजिद ने हैरत से हम सब की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, जल्दी बताओ। ये सुनते ही शाहद ने पहले पलटकर इस घर की तरफ देखा और फिर वापस माजिद की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई घर चलकर बताते हैं। माजिद ने कहा, हाँ हाँ ठीक है चलो, लेकिन पहले बिलाल को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसके बाद माजिद भाई और हम सब बिलाल को डॉक्टर के पास ले गए। फिर वहाँ से फारिग होकर हम सब दोस्त शाहिद के घर बैठ गए। तो इसके बाद सब ने हमारे साथ हुए इस वाक़ये के बारे में माजिद भाई को बताया। तो वो शाहिद की तरफ गुस्से से देखते हुए बोले, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो औरत कोई शैतानी चीज़ है। शुक्र करो कि तुम लोग वहाँ से ज़िंदा बचकर निकल आए, वरना वो तुम्हारे साथ मज़ीद बुरा कर सकती थी। ऐसी चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता। अभी माजिद ये बात कर ही रहा था कि इसके अब्बू भी वहाँ आ गए। तो इन्होंने बिलाल के सर पर बंधी हुई पट्टी देखकर कहा, अरे इसे क्या हुआ? अभी सही तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक था। फिर माजिद ने अपने अब्बू को भी हमारे साथ हुए इस वाक़ये के बारे में बताया। तो इन्होंने कहा, देखो बच्चों, तुम लोग अभी ना समझ हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि जब कोई बड़ा किसी ऐसी बात से रोक रहा हो जिसमें तुम्हें कोई नुकसान या कुछ भी गलत हो, तो तुम्हें अपने बड़ों की बात को मानना चाहिए, क्योंकि बड़ों का तजर्बा छोटों से ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव छोटों से ज़्यादा देखे होते हैं। इसलिए वो हमेशा अपने छोटों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में ज़्यादा जानते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने माँ बाप, बड़े बुज़ुर्गों और बड़े भाइयों की बात को कभी नज़रअंदाज ना करो। ये जो अभी माजिद ने मुझे बताया, मैं इसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे कज़न जज्जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस वक्त मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि तब बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। तो मैंने भी इसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। लेकिन फिर एक रात मुझे भी इस किस्म की चीज़ इस बंद गली में नज़र आई थी। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी बात पर यहाँ आसपास के लोगों ने यकीन नहीं करना, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने माजिद को समझाया था कि तुम खुद भी इस जगह जाने से परहेज़ करो और शाहिद को भी वहाँ खेलने से रोका करो, क्योंकि मैं तो सारा दिन काम पर होता हूँ। तो ऐसे में तुम अपने भाई का ख्याल रखा करो। लेकिन शाहद ने इसकी बात नहीं मानी और अपने साथ तुम लोगों को भी मुश्किल में डाल दिया, जिसका नतीजा तुम लोगों के सामने है। अंकल की ये बात सुनते ही मैंने कहा, अंकल आप हमें भी बताएं ना, आपने वहाँ क्या देखा था? तो अंकल ने कहा, एक रात मैं खाना खाने के बाद अपनी छत पर टहल रहा था कि अचानक मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक आवाज़ दोबारा से आई तो मुझे महसूस हुआ कि वो आवाज़ इस बंद गली की तरफ से आई है। तो मैंने फ़ौरन दीवार के पास जाकर इस गली में देखा तो मुझे कोई औरत गली में टहलती हुई दिखाई दी, जिसका कद काफ़ी बड़ा था और इसकी आंखें रात में आग की तरह चमक रही थीं।
ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے میری طرف دیکھ لیا اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مزید گرانے لگی، اور پھر اس کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ میں اس کو نیچے دیکھنے کے بجائے بالکل اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ میرے سامنے کوئی بجلی کا بڑا سا کھمبا آ گیا ہو، کیونکہ چہرہ بالکل ہماری چھت کی دیوار کے پاس آ گیا تھا اور وہ مجھے آنکھیں پھاڑے گھور رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے پورے جسم پر خوف طاری ہو گیا، تو میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بھاگ کر چھت سے نیچے آ گیا۔ لیکن اس رات خوف سے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا اور پھر سے پورے 5 روز تک بخار میں پڑا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی بھی اسے دیکھنے کی جستجو نہیں کی، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر بار تمہاری قسمت اچھی رہے۔ تو بچوں، اب دوبارہ وہاں جانے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ جیسے ہم ان چیزوں کو اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے، ویسے ہی وہ چیزیں بھی ہمیں اپنے بسیرے کی جگہ برداشت نہیں کرتی۔ تو بہتر ہے کہ ہمیں اپنی حد میں رہنا چاہیے، اور جہاں ویران جگہ پر ایسی چیزوں کا بسیرا ہو وہاں سے کنارہ کشی ہی کرنی چاہیے، اور اگر اس جگہ کسی وجہ سے جانا بھی پڑے تو ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ انکل کی یہ بات سنتے ہی ہم نے جی انکل ہم اب دوبارہ کبھی اس جگہ نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے سے کوئی بھی دوبارہ اس بند گلی میں کھیلنے نہیں گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا کہانی بند گلی کا آخری حصہ۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔